हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कभी कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब दो बॉडीज एक साथ साउंड में होती हैं, एक साथ एक जैसी फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करती हैं, तो साउंड की इंटेंसिटी, हियरिंग ऑफ साउंड बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसको आप लोगों ने रेजोनेंस में पढ़ रखा है कि जब दो बॉडीज की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो रेजोनेंस के समय एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण लाउडनेस ऑफ साउंड हमें बहुत ज्यादा मिलती है। क्योंकि एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 टाइम्स में हमें मिलेगा। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड थी। एम्पलीट्यूड डबल हो जाने के कारण हमें इंटेंसिटी 4 टाइम्स मिल रही है। अगर दो ओवरलैप करने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम था तो यहां पे जब हम लोग दो बॉडीज को एक साथ वाइब्रेट कराते हैं और उस केस में दोनों बॉडीज के बीच थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी का गैप है, a little gap between the frequencies of the two bodies, those who are sounding together, तो उस केस में हमें वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड मिलता है। मतलब साउंड की इंटेंसिटी एक बार बढ़ जाती है और एक बार साउंड की इंटेंसिटी घट जाती है। दिस वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी occurs when there is a difference, or you say when a little difference of the frequency between the two sounding bodies। तो ये उतार और चढ़ाव ऑफ द साउंड इज बेसिकली नोन एज बीट्स। बीट्स वास्तविकता में है क्या? अगर दो बॉडीज के फ्रीक्वेंसीज में छोटा सा गैप है तो साउंड में वैक्सिंग एंड वेनिंग होगा, साउंड की इंटेंसिटी में उतार और चढ़ाव होगा, फेंट एंड लाउडनेस मिलेगी। साउंड घटेगा और बढ़ेगा। इस घटने और बढ़ने पर सेकेंड को हम लोग कहते हैं बीट्स। तो अगर कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी गैप है बिटवीन द टू साउंडिंग बॉडीज तो उस केस में साउंड में उतार और चढ़ाव होगा, और उस उतार चढ़ाव के कारण हमें रेजोनेंस नहीं मिलेगा। रेजोनेंस नहीं मिलेगा तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं मिलेगा। अक्सर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लोग बजाते हैं और वह सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ जब सिंक्रोनाइज होते हैं तो रिजल्टेंट साउंड हमें बहुत ज्यादा बेटर, क्लियर और लाउड मिलती है। तो वह पोजीशन प्राप्त करने के लिए फ्रीक्वेंसीज गैप नहीं होनी चाहिए, और अगर फ्रीक्वेंसीज गैप नहीं होंगी तो उस केस में आवाज का उतार चढ़ाव भी नहीं मिलेगा। यह साउंड के केस में बताया जा रहा है। यहां पे अगर हम लोग दो ट्यूनिंग फॉर्क, अब वर्ड आ गया ट्यूनिंग फॉर्क क्या है, तो पहले ट्यूनिंग फॉर्क को देख लेते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क में एक यू शेप की मेटेलिक रॉड होती है और नीचे यहां पे एक ओपन हैंडल होता है। बेसिकली यहां पे इसके दो आर्म वाइब्रेट करते हैं, ठीक इसी तरीके से इसके भी दो वाइब्रेट करते हैं। यहां पे नोट पैदा होता है और यहां पे एंटी नोट पैदा होता है। मतलब किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क के दोनों ओपन एंड, जो खुले हुए एंड हैं, उस पे हमें एंटी नोट मिलते हैं, और जहां पे हम हैंडल से उसको पकड़ रहे हैं वहां पे हमें नोट्स की प्राप्ति होती है। सो बेसिकली स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ट्यूनिंग फॉर्क, और हर ट्यूनिंग फॉर्क की अपनी अपनी फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है। 388, 212, 256, 512, मतलब फिक्स फ्रीक्वेंसी के ही ट्यूनिंग फॉर्क होते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क जो जितना ही छोटा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। छोटे और मोटे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, लंबे और पतले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कम होती है। इतना आप लोग को याद रखना है। तो अगर दो ट्यूनिंग फॉर्क जिसमें स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं को एक साथ हम ट्यून करते हैं, एक साथ बजाते हैं, एक साथ वाइब्रेट कराते हैं, और दोनों के बीच अगर फ्रीक्वेंसी का छोटा सा गैप है तो उस केस में जो भी रिजल्टेंट साउंड मिलेगा वो उतार और चढ़ाव के साथ मिलेगा। मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी और घटेगी। यह इंटेंसिटी का बढ़ना और घटना इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज है। अगर दो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी N1 और N2 है तो उस केस में इन दोनों की फ्रीक्वेंसी के गैप, बड़ी फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे, इस फ्रीक्वेंसी के गैप के बराबर बीट्स मींस नंबर ऑफ उतार एंड चढ़ाव पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड थी इंडिविजुअली, उन दोनों के गैप के कारण हमें उतार और चढ़ाव ऑफ साउंड मिल रहा है, वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड मिल रहा है, इंटेंसिटी लाउड एंड फेंट हो रही है साउंड की,
तो वह बीट्स कहलाती है। मतलब अगर कहीं पे भी दो साउंडिंग बॉडीज की फ्रीक्वेंसी का गैप है तो वहां हमें रेजोनेंस की प्राप्ति नहीं होगी। और इस बात का भी ध्यान देना है कि रेजोनेंस के ऊपर ही बेस्ड हमारे जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो वर्क करते हैं, चाहे आपका रिमोट हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टेलीविजन टीवी हो, जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वह सारे के सारे रेजोनेंस पर ही वर्क करते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। तो एक दो चीजें और जान लीजिए। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को अगर थोड़ा सा हमें घटाना है, फ्रीक्वेंसी को अगर थोड़ा सा घटाना है तो उस केस में हम लोग इक्वल थिकनेस की वैक्सिंग कर देते हैं। मतलब ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर इक्वल थिकनेस की वैक्स की लेयर चढ़ा देते हैं। मतलब वैक्स की लेयर चढ़ा देने पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क थोड़ी सी कम हो जाती है। जबकि अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल कर दें, थोड़ा सा रगड़ दें, ऊपर से अगर रगड़ देते हैं तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो फाइलिंग करने पे, रगड़ने पे किसी भी मेटल से इस ट्यूनिंग फॉर्क के फॉर्म को रगड़ने पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इंक्रीजेस, और अगर हम वैक्स चढ़ा देते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिक्रीजेस। इतना आप लोगों को याद रखना है। अब यहां पे बीट्स को समझने के लिए हम करते हैं दो वेव्स है इस तरीके से। एक वेव कुछ इस तरीके से है, इसमें हम लोगों ने 3 वेव ली है, 1 2 3 वेव पर सेकेंड है। मान लेते हैं ये 3 वेव्स पर सेकेंड है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग को मिल गई n=3 या n1=3। यहां पे अब हम लोग दूसरी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, दूसरी बॉडी ले लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। यहां पे हम लोगों ने लिया ये इस तरीके से हमें मिल गई। इसमें एक फ्रीक्वेंसी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ये तीसरी हो गई, चौथी हो गई। इसकी n2 है 4। सेम टाइम में इसमें 4 ऑक्सीलेशंस है और इसमें 3 ऑक्सीलेशंस है। दोनों के टाइम सेम है। तो यहां पे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से मिलता है तो हमें रिजल्टेंट वेव का मैक्सिमम मिलता है, और जब एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से मिलता है तो उस केस में भी रिजल्टेंट वेव का हमें मैक्सिमा या मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। यहां पे इस वाले क्वेश्चन में तो दोनों के एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन में है तो ये आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने के कारण रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा है। पर इस केस में यहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो सेकेंड वेव में ये वाइब्रेशन बेस लाइन पे है जबकि फर्स्ट वेव में ये ऊपर है। तो इस पहले वाले वेव के कारण हमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिलेगा। पहले वाली वेव का एम्पलीट्यूड अगर A1 है और दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है तो इस केस में दोनों आपस में ऐड हो जा रहे थे। पर यहां वाले पोजीशन पे फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड ऊपर है तो सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। A1 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे चीज को तो वैल्यू पहले से कम हो जाएगी। मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पहले से कम हो जाएगा। जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पहले से कम हो जाएगा तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल आल्सो डिक्रीज। तो यहाँ पे हर जगह पे अलग अलग एम्पलीट्यूड मिलेगा ऑफ द रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड अलग अलग मिलने के कारण या रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन के कारण स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड जब करेंगे तो इंटेंसिटी हमें मिलेगी, तो वह इंटेंसिटी भी हमें वेरिएबल मिलेगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर एम्पलीट्यूड बदल रहा है टाइम के साथ तो इंटेंसिटी भी बदलेगी, और इंटेंसिटी के बदलने के कारण हमें वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड की प्राप्ति होगी। बेसिकली बीट्स मतलब उतार और चढ़ाव ऑफ साउंड इसलिए मिल रहा है क्योंकि क्रस्ट के साथ एंड ट्रफ के साथ एग्जैक्टली मीट नहीं कर रहा है। एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मीट कर रहा है, या अ पार्ट ऑफ क्रस्ट ऑफ द फर्स्ट वेव मीट्स विद द पार्ट ऑफ ट्रफ विद द अनदर वेव। दैट इज बाय रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है जिसके कारण रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी भी वेरी कर रही है। अब हम लोग एनसीईआरटी के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 15.9 में x की वैल्यू 0 to 4 पे हमें ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन द y एंड t। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 15.8 का था। ये था हम लोग के पास y x t दैट इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, और ये वैल्यू 3.0 sin 36t
प्लस 0.018x प्लस पाई बाई 4। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि प्लॉट द ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन y एंड t, डिस्प्लेसमेंट y और t के बीच ग्राफ प्लॉट करना है और बताना है कि इन विच एस्पेक्ट्स डज द ऑक्सिलेटरी मोशन इन ट्रैवलिंग वेव डिफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लेने पे ये वाला पोर्शन हम लोगों का 0 हो गया। तो अब हम लोगों को जो ग्राफ मिलेगा y इज इक्वल टू 3.0, दैट इज द एम्पलीट्यूड साइन 36t प्लस पाई बाई 4, क्योंकि अभी हम लोग इसको x इज इक्वल टू 0 पे प्लॉट कर रहे हैं। तो अगर t इज इक्वल टू 0 रखते हैं पाई बाई 4, इसको सॉल्व करके जब हम लोग अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं फॉर t एंड y, तो हम लोगों को कुछ इस तरीके की टेबल मिलेगी। यहाँ पे हम लोग t ले रहे हैं और यहाँ पे ले रहे हैं y। When t is equal to 0, जब t is equal to हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो ये पोर्शन भी 0 हो गया। हम लोग के पास बचा साइन पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम लोग को मिल रही है 3/√2, 0 ले लेंगे। अगर हम लोग अब यहाँ पे टाइम ले ले रहे हैं t/8, तो t/8 लेने पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 3। t/8 के बाद हम लोग ले रहे हैं 2t/8, 2t/√3/2। अब हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 3t/8, मतलब 1/8 के ही फॉर्म में ले रहे हैं। 3t/8 पे 0 मिल रहा है। फिर हम लोग अब यहाँ पे ले रहे हैं 4t/8, 4t/8 पे हम लोग को मिलेगा -3/√2 एंड अब यहाँ पे 5t/8 पर -3, 6t/8 पर -√3/2। इसको आगे की ओर इन्लार्ज कर लेते हैं। 7t/8, यहाँ पे 8t/8। इस 7t/8 पर 0 मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है √3/2 विथ पॉजिटिव साइन। तो ये हम लोगों को टेबल मिल रही है फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे t और y के बीच ये वैल्यूज हम लोग को मिल रही है। अगर इसकी प्लॉटिंग करें हम लोग फॉर y एट वर्टिकल एक्सिस एंड टाइम एट x एक्सिस, शुरुआत में 0 टाइम पर हम लोगों को मिल रहा है 3/√2, तो एक पॉइंट ये मिला। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पर जब हम लोग t इज इक्वल टू 0 लेते हैं, यहाँ पे है ये t/8 पर हम लोगों को 3 मिल रहा है, मतलब पहले से वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पे ये मैक्सिमम मिला t/8 पर, उसके बाद 2t/8 पर ये वापस यही वैल्यू मिल रही है, तो ये ग्राफ ऐसे मिला। फिर 3t/8 पर ये 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया 3t/8। इस तरीके से ये ग्राफ हमें y और टाइम के बीच इस तरीके से मिलेगा, जहां पे इनिशियल पोजीशन t इज इक्वल टू 0 पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है 3/√2। ये टेबल है जिसकी सहायता से हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता होगा कि x इज इक्वल टू 2 पर क्या मिलेगा और x इज इक्वल टू 4 पे क्या मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 2 और 4 में यही वैल्यू चेंज होगी जो कि पूरे के पूरे पैरामीटर को कांस्टेंट रखेगी, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू हम लोग की यही आएगी। तो शेप ऑफ ग्राफ फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 विल बी रिमेन अनचेंज। फिर अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है, इसी का अगला पार्ट ये है कि फेज, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी में कौन सी चीज बदलेगी। तो तीनों ही केसेस में फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड विल रिमेन अनचेंज। ऑक्सिलेटरी वेव का नेचर केवल और केवल बदलेगा फॉर द फेज। फेज का ही इसमें चेंज होगा, क्योंकि दो नियर बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव का फेज यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा। बाकी सारा कुछ वही रहेगा, मतलब टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का इसमें कोई वेरिएशन नहीं है पॉइंट टू पॉइंट, बट फेज विल चेंज। यहां से यहां पे जाएंगे तो फेज हर पार्टिकल का चेंज होगा, पर हर एक पार्टिकल की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। अब 15.10 10वें क्वेश्चन में
फॉर अ ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, और ये वैल्यू दी है 2.0 cos 2 पाई 10t माइनस 0.0080x प्लस 0.35। यहां पे ये इक्वेशन दिया हुआ है फॉर द y का ये इक्वेशन दिया हुआ है where x and y are in centimeter, x और y सेंटीमीटर में दिया हुआ है and t is in second. Calculate the phase difference between oscillatory motion of the 2 points separated by a distance. इसका a पार्ट है जब डिस्टेंस दी हुई है हम लोगों के पास 4 मीटर, तो क्या होगा b पर 0.5 मीटर, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, c पर है λ/2 एंड d पर है 3 λ/4। मींस अलग अलग पोजीशंस पर हम लोगों को फेज डिफरेंस की वैल्यू बतानी है। यहां पे फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम लोगों को लैम्डा चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की ये वैल्यू दे रखी है और हम लोग को डेल्टा फाई निकालना है, पर उसके लिए हम लोग को लैम्डा चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन की हम लोग कंपैरिजन करेंगे विद द a cos 2 पाई t बाई t माइनस x बाई लैम्डा प्लस 5। अगर 5 है तो यहाँ पे 5 है तो 0.35 प्लस 5। तो इस इक्वेशन के हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसके साथ। तो आप कहेंगे सर वहां पे तो आपने साइन लिखा था, तो यहाँ पे साइन हो चाहे कॉस हो, साइनोसाइडल वेव है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस केवल 90 डिग्री का है, तो ये केवल फेज चेंज होगा। साइन की जगह कॉस आ सकता है। a की वैल्यू यहाँ पे है 2.0, जिसकी यहाँ पे हम लोग को जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो 10t is equal to t by t will cancel out, so 10 is equal to 1 upon t is equal to what? Frequency. So its frequency is 10 hertz, जिसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो जब इस वाले फैक्टर को हम लोग कंपेयर करेंगे इस वाले पोर्शन को, तो 0.0080x is equal to x by lambda। x will cancel out, तो लैम्डा की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी x डिवाइडेड बाई 0.0080। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा x कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे बचा है 1, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 125 सेंटीमीटर। मतलब लैम्डा की वैल्यू हो गई 125 सेंटीमीटर। तो लैम्डा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग इसकी कंपैरिजन करेंगे विद द गिवन इक्वेशन y is equal to a cos 2 pi t by t minus x upon lambda plus 5। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे जिसको आप लोग कंपेयर करके आराम से निकाल सकते हैं। अब a पार्ट के लिए जब यहाँ पे हम लोगों के पास पाथ डिफरेंस दिया हुआ है 4 मीटर एंड दिस इज 125 सेंटीमीटर, मतलब ये वैल्यू है 1.25 मीटर, लैम्डा की वैल्यू है 1.25 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए फेज डिफरेंस निकालना है, तो ए पोर्शन इसका हो जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू है 1.25 एंड डेल्टा एक्स यहाँ पे दिया हुआ है 4। तो इसको सॉल्व कर लें तो डेल्टा फाई की वैल्यू 8 पाई डिवाइडेड बाई 5 बाई 4, 5 बाई 4 मीन्स 1.25। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 32 बाई 5 पाई। यहाँ पे बी पार्ट में डेल्टा फाई निकालना है, तो डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई, लैम्डा की वैल्यू है 1.25, अगर मीटर में है तो ये भी मीटर में है 0.5। इसको सॉल्व करके आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से सी वाले में लैम्डा बाई 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है। डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा एंड डेल्टा एक्स दिया हुआ है लैम्डा बाई 2, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस पाई के बराबर है। ठीक इसी तरीके से डी में 3 लैम्डा बाई 4 दिया हुआ है, तो डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू 3 लैम्डा बाई 4। हमने इस फॉर्मूले को प्रूव करते समय कहा था कि इसकी जरूरत 12th क्लास में पड़ेगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है जिसको आप लोगों ने सॉल्व किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस
तो इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज हुआ और इसकी कंपैरिजन आप लोगों ने की। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज 15 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्ट्रिंग है कि जो कि दोनों एंड से क्लैम्प है, इस तरीके से बांध दी गई है और उस स्ट्रिंग में एक वेव प्रोड्यूस हो रही है y दैट इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। यहां पे दिया हुआ है इक्वल टू 0.06 साइन 2 pi x by 3 means this is what its amplitude into cos 120 pi t। ये ऑलरेडी गिवन है where x and y in meter and time in seconds। the length of the string is, यहां पे टोटल स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर एंड मास, इट्स टोटल मास कैपिटल एम से लिख रहे हैं 3.0 into 10 to the power minus 3 kg। इतना दिया हुआ है। पूछा जा रहा है does the function represents a traveling wave or stationary wave। यहां पे पूछा जा रहा है कि ट्रेवलिंग वेव है कि स्टेशनरी वेव है। तो यहां पे इस बात का ध्यान देना है कि x एंड t दो अलग अलग साइन और कॉस के फॉर्म में है। अगर साइन और कॉस के साथ x और t होते, जैसे कॉस के साथ t एंड x है तो प्रोग्रेसिव वेव है, ट्रेवलिंग वेव का है। साइन के साथ भी दोनों एक साथ होते तो भी वो ट्रेवलिंग वेव का होता, पर यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे यह स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव्स का इक्वेशन है विच इज इनसाइड दिस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर ये वेव प्रोड्यूस हो रही है जिसका एम्पलीट्यूड ये वाला है जो आप लोगों ने पढ़ रखा है 0.06 sin 2 pi x by 3 और इसकी वेरिएशन है cos 120 pi t के अकॉर्डिंग। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। इंटरप्रेट द वेव एज ए सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स ट्रैवलिंग इन direction। what is the wavelength, frequency and speed of each wave। अब इस वेव के जो कंस्टिट्यूएंट वेव्स हैं उस कंस्टिट्यूएंट वेव की हम लोगों को वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड को फाइंड आउट करना है। जहां पे कंस्टिट्यूएंट वेव का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 2 sin a into cos b इज इक्वल टू a और b के जगह पे 2 pi x by 3 एंड 120 pi t आ रहा है इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग a और b की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें तो a इज इक्वलेंट टू 2 pi x by 3 and b is equivalent to 120 pi t। यहां पर ये फैक्टर हम लोगों को दिया हुआ है दैट इज sin 2 pi x by 3 cos 120 pi t। ये इतना दिया हुआ है। हम लोग को दो कांस्टेंट वेव को अलग अलग करके फाइंड आउट करना है। तो इसको अगर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 2a sin कैपिटल A cos A is equal to a sin A plus b प्लस साइन a माइनस b और यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। तो बेसिकली ये पहली वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट y1 है और ये दूसरी वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट y2 है। तो सारी वैल्यूज अगर यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं तो इसके साथ कंपेयर करने पे 2a इज व्हाट एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव। साइन कैपिटल ए की वैल्यू है हम लोग के पास 2 pi x by 3 एंड कॉस में b की वैल्यू है 120 pi t। यहां पे इसके हिसाब से इज इक्वल टू a दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा sin a प्लस b मतलब यहां पे मिल जाएगा 2 pi x by 3 प्लस 120 pi t। ये तो इक्वेशन तैयार हो गया। दूसरा प्लस साइन के साथ हम लोगों को मिलेगा 2 pi x by 3 माइनस हो गया, फॉर्मूले में माइनस है 120 pi t। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर रहे हैं। अब हम लोगों को दो अलग अलग वेव मिल जा रही है जहां पे पहली वेव का इक्वेशन अगर हम y1 ले लेते हैं तो y1 इज इक्वल टू है a sin
2 पाई x बाई 3 प्लस 120 पाई t। ठीक इसी तरीके से हम लोग को दूसरी वैल्यू मिल रही है जिसका डिस्प्लेसमेंट है y2 की वैल्यू हमें मिल रही है a sin 2 पाई x बाई 3 माइनस 120 पाई t। इसकी हम लोग कंपेरिजन करें तो हम लोग को मिल जाएगा a sin 2 पाई बाई लैम्डा x प्लस vt। मतलब इस इक्वेशन के हम लोग कंपेरिजन करेंगे विद दिस इक्वेशन और इस इक्वेशन की कंपेरिजन करते हैं y2 इज इक्वल टू मिल जाएगा a sin 2 पाई बाई लैम्डा x माइनस vt। अब यहाँ पे x वाला पोर्शन कॉमन है तो हम लोगों को यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा, यहाँ से हम लोगों को वेलोसिटी मिल जाएगी। लैम्डा एंड वेलोसिटी का यूज करके हम लोग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को ऊपर मिल रहा है 2 पाई x बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई x बाई लैम्डा। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, x x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इंप्लाइज दैट हम लोगों को लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो लैम्डा यहाँ से 3 मिल गया। जब हम लोग इस फैक्टर को कंपेयर करेंगे 120 पाई t को इसके साथ तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 120 पाई t इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू vt। तो टी कैंसिल हो गया, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, पाई भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोगों को वेलोसिटी मिल जा रही है। वेलोसिटी हम लोगों के पास यहाँ आ जा रही है 180 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी इन द स्ट्रिंग मिल चुकी है। अब हम लोगों को इसमें अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी हम लोग वेलोसिटी और वेवलेंथ का यूज करके निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोगों को टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ देना है। अगर यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई एम। तो यहाँ से टेंशन t की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर m इज इक्वल टू टेंशन। अब टेंशन निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे v दैट इज 180 का स्क्वायर एंड मास पर यूनिट लेंथ। तो मास कैपिटल M है, L लेंथ है, यहाँ पे 180 का स्क्वायर। मास यहाँ पे मास दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जो भी मास दिया हुआ एंड डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ यहाँ पे दी हुई है 1.5। तो 3 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसको आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में इतने ही न्यूमेरिकल्स है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे टुडे।